अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कानूनी मसाइल की। लेकिन अगर आप कानूनी मसाइल की बात करें तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं है। नवाज शरीफ साहब की वापसी के साथ ही जब ये खबर आई कि जनाब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, साथ ही ये बहस भी शुरू हो गई कि वापसी पे क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके लिए किस किस्म के कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और उसके अलावा मजीद इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी और मौशी हालात हैं, कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर भी रोशनी डाली जाए। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर कानूनदान फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। उसके साथ साथ माहिर कानून अबू ज़र सलमान नियाजी साहब भी हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर एंकर पर्सन सना मिर्जा साहिबा ने भी हमें स्काइप पे ज्वाइन किया। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सलमान साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। कल ही आपकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से जेल में मुलाकात हुई, कुछ मुकदमात में आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कल खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ कैसे मूड में थे जब आपकी जेल में उनसे मुलाकात हुई? देखें, बड़े बड़े मोटिवेटेड थे, कॉन्फिडेंट भी थे और कोई एंजाइटी मुझे नज़र नहीं आई। बहुत काम थे और बिल्कुल उन्होंने वो लीगल इश्यूज जो उनके सारे थे, इंस्ट्रक्शंस लेनी थी, उनसे सारी गुफ्तगू हुई। और लेकिन कंसर्न उन्होंने एक चीज़ पे शो कराया जिसमें मुझे लगा कि थोड़े से वो परेशान भी हैं। दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू जो उनके वर्कर्स हैं और जो उनके पार्टी की लीडरशिप है और जो सपोर्टर्स हैं जो अरेस्ट हुए हैं, उनकी बेल्स नहीं हो रही। खासकर वो लोग जो 9 मई के बाद अरेस्ट हुए हैं, जिसमें वो पीटीआई की ख्वातीन है, उनका खास उन्होंने जिक्र आलिया किया। हमजा मलिक और जी, उसमें उनके कुछ पार्टी के लोग भी हैं, कुछ जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी थे। तो उनकी जो बेल नहीं हो रही, उस पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो कराया। फिर उनके हसन नियाजी साहब पे उन्होंने काफ़ी उस पर पूछा कि क्या बना क्या नहीं बना, उसको रिगुलसली परसू करें आप, उनके इसको इंस्ट्रक्शंस दी। उसके अलावा तीसरी बात थी वो ये थी कि हैदर मजीद साहब के बारे में काफ़ी कंसर्न शो कराया। और ओवरऑल जो उन्होंने एक बात की, अपनी जात के वाले से कोई कंप्लेन की कि कोई अच्छा मैं तंग वही है वहाँ बताने पे लगा क्या? था। ये फैसल साहब भी बैठे हुए हैं, जब आप किसी का केस कर रहे होते हैं ना, ऐसे शख्स का जिसकी पोस्ट अरेस्ट बेल करानी होती है, नॉर्मली तो हम लोग इतना जेल में जाके विजिट नहीं करते, लेकिन अगर आप विजिट कर लें, उसको मुलाकात करें, तो उसका पहला सवाल यही होता है कि जी मैं बाहर कदूँ आना, यही होता है। लेकिन कोई बात ही नहीं की कि मेरी कब तक बेल होगी, बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया। आई मीन ही वाज टॉकिंग अबाउट अदर पर्सन, नॉट अबाउट वो जो हिमसेल्फ। खबरें आ रही हैं कि जी कोई दाढ़ी रख ली उन्होंने और इस तरह की, और वो नहीं, बिल्कुल वो जो है। मेरे ख्याल से वो तो मुझे तो दाढ़ी नज़र नहीं आई, क्लीन शेव थे आपकी तरह बिल्कुल। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ठीक। और मतलब उसके तैयार अलावा बैठे हुए थे। बाल भी काले थे, अच्छा, ट्रैक सूट मतलब में आप थे। ये कह रहे हैं कि मैं भी बाल काले करता हाँ, हूँ? ट्रैक्स वो तो आप मेरे सामने की हैं अभी। तो ठीक खैर वो ट्रैक सूट में थे और बड़े काम, उसमें ठीक। अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई और इंस्ट्रक्शंस वगैरह ले ली। बाकी एक उन्होंने बात पूछी थी वो इलेक्शन की डेट हाँ, की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्शंस की डेट के हवाले से कल मैं सुन रहा था कि आपने बाहर निकल के कहा कि आरिफ अलवी साहब के लिए बाकायदा उन्होंने पैगाम दिया था कि डेट का आप अनाउंसमेंट करें। वो मैंने बेसिकली मेरी तरफ से स्टेटमेंट नहीं थी। उन्होंने पूछा इलेक्शन की डेट, तो आई टोल्ड हिम कि अभी तक तो नहीं आई। तो ही सेड कि उनको देनी चाहिए और मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये आइन में लिखा हुआ है, तो ही शुड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज व्हाट द ओथ ऑफ हिज ऑफिस डिमांड्स। ठीक। तो मैंने कहा यू वांट टू मी टू स्टे कि हाँ, ये आप जाके स्टेटमेंट जारी करें कि मैं डिमांड करता हूँ प्रेसिडेंट से कि ही शुड अनाउंस अ डेट जो 90 डेज़ के अंदर हो, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और वो अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करें ठीक। जो कॉन्स्टिट्यूशन उनसे डिमांड करता है, ठीक। उनको कमांड करता है। ठीक है। तो आई वाज टोल्ड, मैंने वो स्टेटमेंट दे दी। फिर वो अलवी साहब ने लेटर तो लिखा, लेकिन वो तो वैसे नहीं था जिस तरह आइन में भी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह खान साहब ने जिस तरह बोला था। खैर, ये अगर आपने व्यू पॉइंट लेना है इस पे, तो आई थिंक आप पार्टी से किसी मौकफ ले लें, क्योंकि आई डोंट रिप्रेजेंट पीटीआई, हाँ, आई नहीं एम नहीं, नॉट पर फॉर्मली पार्ट ऑफ आपको पीटीआई। उन्होंने जो लेकिन मैंने बात आपको की, वो बता जो फैक्ट्स थे, जो उन्होंने आपको मेरा कहा इस पे कि व्यू पॉइंट अपना भी यही है कि उनको डेट देनी चाहिए थी। दैट वाज उस पे हम इलेक्शंस के ऊपर आते हैं। फैसल, आपने देखा कि हालिया दिनों में खान साहब के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों के अंदर हो रहे हैं और अब ये जो साइफर वाला मामला है, आज उनकी जमानत की जो एप्लीकेशन थी वो भी मुस्तरद कर दी गई। तो आपको क्या लगता है सर कि खान साहब के लिए ये जो केस है ये जल्द हल हो जाएगा, इसमें सज़ा होएगी, या किस तरफ चीज़ें आपको जाती हुई नज़र आ रही हैं? थैंक यू अतर, आपने इनवाइट किया। देखिए, हमारे यहाँ पे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पिछले कुछ अरसे से, स्पेशली जब से नो कॉन्फिडेंस हुआ जी। उसका बहुत एब्यूज़ हुआ है। जिस तरह से मेलाफिडी तरीके से केसेस बनाए जाते हैं, फिर ड्रैग किए जाते हैं,
और फिर एक सिस्टम हमारा ऐसा है कि जिसमें जो है फौरी तौर पे अगर किसी को गलत मुकदमे में भी शामिल कर दिया जाए तो उसकी बड़ी वो टाइम टेकिंग एक एक्सरसाइज होती है। तो खान साहब का जो समय जो पैटर्न नज़र आ रहा है वो ये है कि आप एक शख्स को इतने मुकदमात में उलझा दें कि वो अपने मुकदमात से ही फारिग ना हो, ताकि वो और कोई काम ना कर सके। तो साइफ़र का केस हो या बाकी जो केस हो, बुनियादी तौर पे उनकी मेरिट्स से डीमेरिट्स जो हैं वो तो डिस्कस तब करें जब पहले कोई एक आधा केस हो। जब 200 केस आप करेंगे तो फिर अगर कोई केस बनता भी है तो वो तो फिर उस पर शकूक व शुबात लाजमी बात है कि वो आ जाते हैं। इसी तरह जो साइफ़र का जो केस बनाया गया है, साइफ़र के केस में मेरी अपनी ओपिनियन जो है, जो मेरी राय में है, साइफ़र का कस्टोडियन इफ़ एट ऑल था तो वो वजारत ख़ारजा है, और अगर उसकी कोई दस्तावेज़ की कॉपी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में गई तो फिर वहाँ का जो सेक्रेटरी जो था स्टाफ हेडेड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दे वर द रिस्पॉन्सिबल। मेरा नहीं ख्याल कि रूल्स ऑफ बिजनेस में, जो मेरी ओपिनियन है, जो मैंने जहाँ तक पढ़ा है, कि उसमें उस वक़्त के वज़ीर या किसी भी वज़ीर आज़म का। अच्छा, वैसे जिस तरह कल शाह महमूद कुरैशी साहब को हथकड़ी लगा के इसी मुकदमे में पेश किया गया, इस दिस मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत की तज़लील है और इसकी भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब एक ऑनरेबल पर्सन है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके साथ इस तरह से हुआ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ जो हुआ, और दूसरे जो आम जो वर्कर्स हैं उनके साथ जो होता है, जैसे किसी की बेल हुई, दरवाजे के ऊपर दूसरे मुकदमे में पकड़ लेना, अगर वो उस सूबे की पुलिस नहीं है तो किसी और तरह से, इससे जो बेचैनी है माशरे में, या जो एक इस वक्त सिचुएशन है जुनून की कैफियत, उसमें इजाफा हो रहा है। उसमें अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि ये चीज़ों को कर्टेल नहीं किया जा रहा, और इस चीज़ को हुकूमत को, चाहे वो निगरान हुकूमत हो या कोई और इदारे भी हैं, उनको भी कंसिडर करना चाहिए कि पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो हम बहुत तेज़ी से स्लाइड कर रहे हैं माशी तौर पे और इक्तिसादी तौर पे, और लोग जो हैं परेशान हैं इकॉनमी की वजह से, और उसके साथ अगर सियासी बेचैनी बढ़ जाती है तो ये किसी भी माशरे के लिए, सिर्फ हमारे मुल्क के लिए नहीं, किसी भी मुल्क के लिए ये अच्छी सूरत हाल नहीं होती। इसका मुदावा फ़ौरन होना चाहिए। ठीक है, चले सलमान, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर मैं सना साहब की तरफ वो हथकड़ी वाली जो बात थी ना, देखें फैसल भाई भी बैठे हैं, लीगल पोजीशन इस पे ये होती है, हथकड़ी आप बहुत हार्डेंड क्रिमिनल हो और जिसमें इमीडिएट फियर हो आपको कि ही कैन रन अवे, ठीक है, उसको लगाते हैं, और दिस आल्सो गोज अगेंस्ट बेस डिग्निटी। मैं उसकी उस पे आ रहा था ना, मतलब ये फिर एक सियासी मैसेज दिया गया ना, सियासी मैसेज जो आप, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सर फर्क भी नहीं पड़ता ना, लोग कोई डेटर थोड़ी होते हैं जी। वो मैं जरा सना साहिबा की सना साहिबा, अगर आप देखे जाए तो कानूनी मुकदमात तो बहुत हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे हैं, उनके साथियों पे हैं, शाह महमूद कुरैशी की यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि उनको हथकड़ी लगा के पेश किया गया। क्या ये जो सारे कानूनी मामलात हैं, इससे चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी जो जमात है उनकी सियासत किस हद तक मुतासिर हो रही है? दो लेवल्स पे, एक इंतजामी लेवल पे कि क्या वो अपनी सियासत उस तरीके से कर सकेंगे, इंतखाबात में उस तरीके से हिस्सा ले सकेंगे, और दूसरा अवामी लेवल पे, क्या अवाम के अंदर भी उनकी जो मकबूलियत है उसमें कमी आ रही होगी क्योंकि उनके ऊपर इस किस्म के मुकदमात हैं। थैंक यू सो मच अतर फॉर आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। मेरा ख्याल है कि अगर मैं पहले हिस्से पे आऊँ तो जहाँ तक हथकड़ी लगाने की बात है, हमने कुछ रोज़ पहले शहरियार आफरीदी साहब को भी देखा, अली मोहम्मद खान साहब को भी हथकड़ी लगाई गई कुछ वक्त तक। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो केसेस का बोझ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और उनकी लीगल टीम पर, वो उसको फेस तो कर रहे हैं, और अब उसमें फैसला क्या आता है ये चलिए अगर हम अदलिया पर भी छोड़ देते हैं, जिनका झुकाव हमें कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ नजर आता है, तो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए असल मुकाबला असाबी है, बजाय इसके कि मैं इसको कानूनी कहूं। कानूनी तो क्योंकि हमने माजी में भी देखा था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो कहने वाले ये भी कहते थे कि जी जो मुकदमात नून लीग के लोगों पर बनाए गए वो भी साबित नहीं हो सके। अब वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस, किन ग्राउंड्स पर बनाए गए थे, मैं उस डिबेट में नहीं जाती, लेकिन उस वक्त भी नून लीग के लोगों के साथ ये सब कुछ होता रहा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी तकरीबन उसी किस्म का हो रहा है, सिर्फ केसेस की नौयत मुख्तलिफ है। और इस वक्त अगर असाबी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फेज से गुजर गई तो मेरा ख्याल है कि एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सामने आएगी। दूसरी बात, जहां तक आपने दूसरा सवाल किया इंतखाबात के हवाले से, तो ऐसी सिचुएशन में पीटीआई के लिए इंतखाबात में उतरना
एक बड़ा चैलेंज होगा। जब स्टैब्लिशमेंट से लेके मुस्लिम लीग नून तक के हलकों में ये बात बखूबी समझ आ चुकी है कि पंजाब जो कि ये डिसाइड करता है कि बेसिकली विफाक में किसने बैठना है, वहां पर इस वक्त नून लीग के लिए वो वोट बैंक या पसंदीदगी मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर पिछले आप 16 माह की परफॉर्मेंस देखें तो ज्यादातर जो नून लीग का नैरेटिव इस वक्त बिल्ड किया जा रहा है वो किया जा रहा है 2013 से 2018 के बीच का। वो जो 16 माह बीच में ये पीडीएम की हुकूमत करके गए हैं उसके ऊपर वो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उनके पास अवाम के सामने रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो जो 2013 से 18 का फेस है वो उसको एक क्रेडिट के तौर पर ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी अगर आपने उस वक्त हमें कंटिन्यू करने दिया होता तो शायद हम G20 में खड़े होते, जो मेरी नजर में एक दीवाने का ख्वाब है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो स्पेस मिलता है तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा पीटीआई के लिए, जिनके लोग दरख्त के पत्तों की तरह झड़ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, जहां हम एक तरफ इस बात के ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि जी पीटीआई का वोट बैंक स्ट्रेंथन हुआ है, वहां हम ये बात भी कर रहे हैं कि पीटीआई के लोग आखिर छोड़कर जा क्यों रहे हैं। देखें ये भी क्लियर मौजूद, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए इस बात को भी कि जब नून लीग पर मुकदमात बनाए गए थे तो उस वक्त नून लीग के लोगों ने इतनी स्पीड से नून लीग को नहीं छोड़ा था जिस तरह पीटीआई के लोगों ने छोड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस फेज से पीटीआई निकलती है तो वो एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। खान साहब को इस वक्त जेल में सोचने समझने का भरपूर मौका मिलेगा कि कोर पीटीआई कौन थी और वो लोग जो कि पैराशूट से उतरे थे वो कौन थे। तो मेरा ख्याल यह है कि अगर वो बाहर आते हैं और जगह बनाते हैं वापस सियासत में, अगर तो उन्हें मौका मिल जाता है तो फिर वो सही मायनों में पीटीआई की असल बुनियाद रखेंगे। वो कोर लीडरान और सियासतदान जो पीटीआई से दाएं बाएं कर दिए गए थे माजी में जब इख्तिदार में लाई गई थी, कम से कम उन लोगों को स्पेस मिलेगा, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग अब भी खामोश खड़े हैं। कुछ ऐसे डेडिकेटेड लोग भी आपके हैं जो कि अभी भी ग्राउंड पर मौजूद है पीटीआई के लिए। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या पीटीआई को इलेक्शन में वो स्पेस दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। उसके बाद मेरा ख्याल है कामयाबी और नाकामी पे बात हो सकती है। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, क्या आपको हमारी जो सियासत है ये जिस तरह रिवॉल्व कर रही है अदालतों के आगे पीछे, सना साहिबा ने जिक्र किया और बिल्कुल मुनासिब उन्होंने और बिल्कुल वजह फरमाया कि पिछले दौरे हुकूमत में भी हम देखते रहे कि नवाज शरीफ और उनकी जो फैमिली है, दीगर लोग भी इल्ज़ामात लगाते रहे कि हमें इस तरह सियासी बुनियादों के ऊपर प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि ये जो सियासत और अदालत का एक तरह से इम्तजाज है या मिलाप है या अनफॉर्चुनेट एक तरह से वो बन चुका है कि दोनों साथ साथ चल रही हैं, तो ये आपको कम होता हुआ नज़र आ रहा है या मज़ीद इसमें तेज़ी होती हुई नज़र आ रही है? देखें अब इस पे जो अदालत का मजाज होता है, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट का जो होता है, दैट इज़ आइडेंटिफाइड बाय द जो एटीट्यूड होता है आपके चीफ जस्टिस का होता है, उससे होता है। बंदयाल साहब का जो टेन्योर था, आई थिंक इट इज़ नोन फॉर द टेन्योर ऑफ रिस्ट्रेंट, आई विल से टू मच रिस्ट्रेंट, खैर बहुत ज़्यादा तहम्मुल का। उससे एक चीज़ मुतासिर हुई। अभी ये बात हो रही थी यहाँ पे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोग छोड़ के चले गए, लेकिन एक चीज़ देखें, पहले भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है इस मुल्क के अंदर, लेकिन दे वर लिटरली प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स। जिस तरह उनको ट्रीटमेंट मिली है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उनकी वही फॉर एवर बेल में। प्रिजनर्स ऑफ वॉर कौन? जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं उसमें मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, अगर मतलब आप ये कह रहे हैं उनकी अपनी मर्जी नहीं थी, जिस मर्जी कैंप में पकड़ने वाले डाल दें। देखना आपका केस खत्म कैसे हो रहा था, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आपको बेल मिल जाती है, वैसे तो आपको कोर्ट से जाके बेल करानी पड़ती है। जब जजेस आपको ये कहना शुरू कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे बेल मिल जाएगी, तो फिर जुडिशरी का क्या हाल होगा। तो इस वजह से ये पिछले जो 12-14 महीने में हमारी जुडिशरी ने जो परफॉर्मेंस दी है, मेरे ख्याल से बिल्कुल बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। एक आपके रियासत का सतून है। देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर देखें ना वो उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि बेतौकीरी की गई फैसलों की, पर उन उस किया क्या अदालत मैं दोनों देखे ना क्यों हुआ। जब आपने 14 मई का फैसला आपकी हाईएस्ट कोर्ट से इंप्लीमेंट नहीं हुआ पाया, एपिक्स कोर्ट से, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इफ इट्स ऑर्डर कैन बी वायलेटेड और इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, देन हाई कोर्ट्स एंड द सबऑर्डिनेट जुडिशरी बिकम अ जोक। ठीक, तो यही हुआ। मतलब जजेस आपको कह रहे हैं, मुझे बताएं इससे बड़ा सानिया क्या है इस मुल्क की जुडिशरी का कि आपको जजेस कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, आपको नहीं पकड़ेंगे, आप बेल देते हैं, अगले किसी और केस में अरेस्ट हो जाते हैं, आप 10-12 दफ़ा अरेस्ट होते हैं, एमपीओ की पावर मिसयूज हो रही है। ऐसे दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीगल हिस्ट्री में इस तरह नहीं हुआ। जो हुई होगी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन इस तरह जुडिशरी के फैसलों का मजाक उड़ाया कभी भी नहीं उड़ाया गया। किस तरह इस तरह वॉयलेट हो रहे ऑर्डर। सो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, लेकिन आने वाले चीफ जस्टिस साहब, ये सिचुएशन आपको एग्रेसिव, ही इज स्ट्रांग एंड ही नोज हाउ टू गेट हिज ऑर्डर्स इंप्लीमेंटेड। आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, देखिए इंसान है, गलतियां होती हैं इंसान से, मसाइल भी होते हैं आप में, लेकिन ही विल नॉट बी लीनियंट। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ही विल बी एग्रेसिव एंड ही विल इंश्योर हिज ऑर्डर्स आर इंप्लीमेंटेड।
हाउ ही विल परफॉर्म या वो किस आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, दैट यू कैन evaluate आफ्टर ही कम्स एंड assumes ऑफिस। अच्छा फैसल साहब, जिस तरह अभी अबूजर साहब भी फरमा रहे थे कि बहुत सारे मुकदमात में हमने देखा कि जमानत हुई, दोबारा गिरफ्तार कर लिया, जज साहिबान के इस तरह के कमेंट्स वगैरह भी आए, क्या ये चीज़ ये सिर्फ इस महदूद पीरियड तक महदूद रहेगी या फिर इसके आने वाले सालों में दहाइयों पे जो है ना हमारे ऊपर असरात रहेंगे हमारी अदालतों पे? और दूसरा कि जो लोअर जुडिशरी है उसमें आप देख लें, आप हाई कोर्ट्स में देख लें, सुप्रीम कोर्ट्स में देख लें, मुख्तलिफ जगहों से इस तरह की आवाज़ें आई, क्या ये चीज़ आपको कैरी ऑन होती हुई नज़र आ रही है कि या फिर इसका कोई मुदावा होगा? देखिए अतर अनफॉर्चुनेट बात है कि ये पिछले 76 सालों से इस किस्म की विक्टिमाइजेशन चली जा आ रही है। अब आपको पिछले 1.5 साल में बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेटेड जो है ना इस पेस पे ये नजर आई है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि पीटीआई को इतना ज़्यादा जिस तरह से असॉल्ट किया गया है, जिस तरह से उनके ऊपर बिल्कुल ही मामला किया गया। पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी तारीख है उसमें किसी पार्टी पे ऐसा किया गया। आई विल नॉट कॉल इट फॉल्स कंपैरिजन नवाज शरीफ का और जब नवाज लीग का और करते हैं, बिकॉज वहाँ पे उस दौर में एक बात आप देखिए कि आप ये नहीं हो सकता कि कोर्ट ने बेल ली और फिर बेल के बाद उसका को बेतौकीर किया गया। इसके असरात अतर ये जो हमारी हिस्ट्री ख़ासकर 2000 के बाद और 2013 के बाद जब ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आया है, इसके इम्पैक्ट जो हैं हमारी आने वाली जनरेशन्स के ऊपर हैं। आपके बच्चे टीवी पे देखते हैं, वो पॉलिटिकल ओपिनियन रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी अपनी बात करते हैं, वो एक्सप्रेस दे आर्ग्यू विद यू। वो आपके साथ घरों में बच्चे जैसे हम और आप अपने बुज़ुर्गों के साथ एक डिस्टेंस पे रहते थे, मे बी हमारी उतनी ये बच्चे हमारे साथ आर्ग्यू भी करते हैं, अपना पॉइंट भी देते हैं, ये चीज़ें देते हैं। इस तरह से जो नौजवान नस्ल जो है जो सारी चीज़ को देख रही है, तो इससे इफेक्ट तो होगा। जैसे हम सारे जो हैं जब हम लोग पैदा हुए थे तो उसके थोड़ी देर बाद अफगान वॉर लग गई। अफगान वॉर में हम लोग बड़े हुए हैं, हमारे एक नेबर में अफगान वॉर हुई, उसका एक इस माशरे पे असर हुआ, हम सारे उससे इफेक्टिव थे, इस हद तक इफेक्टिव थे कि जब हमें 90s की दहाई में और जब हमने होश पकड़े तो जब धमाके होते थे तो एक सर्टन नंबर तो हमें बॉदर भी नहीं करता था कि हलाकतें हो गई। एक सर्टन नंबर के बाद आपको झटका लगता था कि तो ये डिसेंसिटाइज जो है ये महज़ब माशरों में तो नहीं होता, वहाँ पे तो एक शख्स की जो जान है उसके ऊपर भी क़यामत आ जाती है। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेट ये रहा है कि हमने अदालतों ने भी कमज़ोरी का मुजाहरा, मैं बिल्कुल कहूँगा साहब आपका टाइम ले रहा हूँ, बट विद योर परमिशन कि तारीख़ बहादुर लोगों को याद करती है, तारीख़ बुज़ुर्गों के साथ नहीं खड़ी रहती है। जो अपने ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट ना करा सके, बंदयाल साहब ने अच्छे फैसले, बहुत अच्छे फैसले दिए, वो बहुत मनंजा शख्सियत थे, शरीफ आदमी थे, ऑनेस्ट आदमी थे और हमेशा किसी तहजीब के दायरे में रह के बात करते थे, वकला से भी। लेकिन जब जो बुज़दिल होता है वो तारीख़ के औराक में गुम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस सना साहिबा से पूछेंगे, नवाज शरीफ साहब ने ऑल्दो वापसी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या उनके लिए भी कानूनी मसाइल इंतजार कर रहे हैं? सना, नवाज शरीफ साहब भी अगले माह वापस आ रहे हैं, बाकायदा तौर पे एक डेट भी दे दी गई है। उनकी वापसी पे आपको क्या लगता है कि कानूनी जो चैलेंज है वो उनके लिए बड़ा है या फिर जो सियासी चैलेंज है वो बड़ा होगा? देखिए, पहले तो अतर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी वरना तशनगी रह जाएगी। मैं सुन रही थी जस्टिस अता बंदियाल साहब के हवाले से जो अभी तारीफें की जा रही थी। मेरा ख्याल है कि इनके दौर को इंतहाई तहम्मुल वाला दौर नहीं कहना चाहिए, इंतहाई कंट्रोवर्शियल दौर कहना चाहिए, क्योंकि उनके दौर में सबसे बड़ी चीज जो हुई वो ये थी कि अदालती अहकामात के बावजूद भी उन अहकामात को पैरों तले रोंदा गया। हमें याद है, अगर मैं 3 वज़ीर आज़म की भी बात करूं तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को किस तरह भेजा गया, भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई उनको किस तरीके से उस फैसले पर अमल दरामद करवाया गया, और नवाज शरीफ साहब को भी जब निकाला गया सियासत से तो किस तरह निकाला गया। ये तीनों फैसले मेरी नजर में कंट्रोवर्शियल जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत वक्त और इदारों को इनके ऊपर अमल करना पड़ा था। तो कम से कम अता बंदियाल साहब के क्रेडिट पर नहीं, उनके मनफी उसमें जरूर ये बात जाती है कि उन्होंने जो भी फैसले इलेक्शन के हवाले से किए, इंप्लीमेंटेशन के लिए वो उसके कुछ नहीं कर सके। इसलिए मेरी नजर में वो एक नाकाम चीफ जस्टिस के तौर पर याद रखे जाएंगे, एक तहम्मुल और बुर्दवार शख्सियत के तौर पर याद नहीं रखे जाएंगे। दूसरी बात आपने नवाज शरीफ साहब के हवाले से की,
तो मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी जो जमात है उसकी या तो याददाश्त कमजोर है या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अगर वो जस्टिस फायज ईसा साहब के हवाले से बहुत अच्छी तवक्कात रखते हैं जो कि एकदम से उनको बहुत अच्छे लगने शुरू हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है उनको दो मिसालें याद रखनी चाहिए। 2012 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और वो बलूचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उस वक्त मेमोगेट इंक्वायरी की रिपोर्ट उन्होंने लिखी थी जिस पर पीपल्स पार्टी उनसे बहुत नाराज हो गई थी। फिर 2016 में कोयटा में एक धमाका हुआ था जिसमें आई गेस 50 से ज्यादा लोगों की शहादतें हुई थी। उस वक्त उन्होंने उसके हवाले से एक रिपोर्ट लिखी थी और उसके ऊपर जो वजीर दाखिला उस वक्त के थे चौधरी निसार साहब, उन्होंने बड़ी गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़े सख्त जुमलों का उन्होंने हवाला दिया था इन जस्टिस साहब के हवाले से। तो मेरा ख्याल यह है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जस्टिस फायज ईसा साहब बड़े अपराइट किस्म के जज हैं, रहे हैं माजी में भी। और जो नून लीग का ये ख्याल है कि क्योंकि पीटीआई के दौर में उन्होंने उनके साथ जो क्राइसिस हुआ, उनके पूरा जो केस बिल्डअप किया गया, जो इंक्वायरी उनके खिलाफ हुई और उनको जगह जगह उनकी तजलील की गई, तो अब वो पीटीआई के लिए तो हार्ड हिटिंग स्टांस रख सकते हैं, लेकिन नून लीग को वो गोद में बिठाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि उनसे हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है आपके पास दो वकला मौजूद हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि जस्टिस फायज ईसा साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है और जो उनकी एग्जीक्यूशन है केसेस में वो किस नौयत की है। तो मेरा ख्याल नहीं है कि जो नून लीग को जो मशवरे दे रहे हैं लोग, वो इंतहाई गलत मशवरे दे रहे हैं। अच्छा, वैसे इसमें सना एक चीज़ तो ये भी है ना कि टीवी पे बैठ के भी लोग ये कहते हैं कि जी अता बंदयाल साहब के जाने से और काजी फायज ईसा साहब के आने से मियाँ साहब की जो वापसी है वो आसान हुई है, वो इस चीज़ के साथ उसको जोड़ते हैं। तो ये तो आने वाले चीफ जस्टिस के साथ भी एक तरह से नाइंसाफ़ी ना हो गई कि आप पहले से ये तासुर दे रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई काजी फायज ईसा साहब आउट ऑफ द वे जाके मियाँ साहब को कोई रिलीफ देंगे। मैं यही अर्ज आपसे कर रही थी कि जो नून लीग का एक लिमिटेड तबका ही सही, लेकिन जो एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ है ना, क्योंकि देखें जो सितंबर का वेट किया जा रहा था बुनियादी तौर पर वो पहले इसीलिए किया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जाने से पहले ये चीफ जस्टिस साहब कोई ना कोई अपसेट करके चले जाएं। तो ये तो चले जाएंगे, लेकिन जो नए जज आएंगे, चीफ जस्टिस आएंगे, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। यानी अगर मैं उनके फैसलों की बात करूं तो उनसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो इंसाफ से दाएं बाएं जाएंगे, लेकिन उनकी ये एजम्पशन है नून लीग की कि हो सकता है कि वो उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखे, जो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो सके। अच्छा, वैसे जो सियासी चैलेंज है मियां साहब का, वो आपको कितना बड़ा या कितना कम लग रहा है? देखिए मेरे ख्याल से सियासी चैलेंज उनके लिए सबसे बड़ा शायद ये हो सकता है, मैं तो खैर अदना सहाफी हूं, इस पर इतना ही तबसरा कर सकती हूं कि इस वक्त जो पूरा इंतखाबी मुहिम है कि किस तरीके से नून लीग को मैदान में उतारना है, 16 माह भुलाने हैं वो लोगों के सामने, और वो जो 2013 से 18 का फेज था उसकी अच्छी यादें लोगों के सामने रखनी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर एक डिवीजन मौजूद है, कुछ ऐसे लोग हैं जिस तरह शाहिद खाकान साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जो पार्टी से अलग होकर भी पार्टी नहीं छोड़ रहे लेकिन खुलकर बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, राना साहब जैसे लोग भी ये बात कर रहे हैं कि जी नून लीग की लीडरशिप को पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। तो वो जो क्रिटिसिज्म फेस करना है इस वक्त नून लीग ने, वो क्रिटिसिज्म फेस करने के लिए उनको सबसे मुस्तरद जो शख्सियत है वो नवाज शरीफ साहब की मिल सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। और खास तौर पर मैं लास्ट पॉइंट कहूंगी कि पंजाब में इस वक्त जो उनका ग्राफ नीचे आ रहा है, अगर मियां साहब कर सके तो शायद उस ग्राफ को बेहतर कर सके, अदरवाइज उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो मियां साहब के बजाय किसी और चेहरे को इस्तेमाल करें। ठीक है। अफजल सलमान साहब, मियां साहब की वापसी ये भी पाकिस्तान की तारीख की अपनी नोयत का एक मुनफरिद वाक़या, उनका यहाँ से जाना भी एक मुनफरिद वाक़या था कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, ऑल तो बड़े वो काबिल एहतराम हैं, 3 दफ़ा हमारे वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लेकिन फैक्ट्स ये हैं कि उनको सज़ा हो चुकी थी, वो एक मुजरिम थे, जेल से निकाल के उनको 4 हफ्ते के लिए भेज दिया गया। अब एक जो अदालती मफरूर हैं, अब स्कॉन्डर हैं, इश्तिहारी अदालतें उनको करार दे चुकी हैं, वो वापस आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल होगा, इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही हैं। तो इसमें क्या कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं? और वो कह रहे हैं कि वो लाहौर उतरेंगे, तो मोहसिन नकवी साहब की जो हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत, क्या वो उनको इस चीज़ की इजाज़त दे सकती है या फिर ये सारी चीज़ें किसी अदालती फैसले से मशरूत होंगी? फिर देखें, अगर आप PMLN की आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें और उनकी रिलेशनशिप विद जुडिशरी देखें ना सारी हिस्टोरिकली, तो दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम द जजेस। आप और फिर उसके बाद इस तरह जिस तरह इन्होंने जजेस को नवाजा भी, नाम नहीं ले रहा मैं किसी के, लेकिन आप पढ़ लें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है, नवाजा भी है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बिठाया। तो इस वजह से, और फिर जब इनको वैसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो दे स्कैंडलाइज द जजेस। ये एक प्रॉपर इनका ये तो देखें ना, PTI वाले भी यही करते हैं कि रात 12 बजे क्यों अदालत खुली, अता बंदयाल साहब वो क्वेश्चन करते थे उनको, जिस तरीके उनके फैमिली, देखें मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स के नाम तो नहीं लेते ना। एक क्रिटिसिज्म की एक लिमिट होती है ना, आप पर्सनल अटैक्स नहीं करते, आप उनके फैसले को, उनका तरीकाकार को क्रिटिसाइज कर रहे हो, जजेस को करना भी चाहिए, आपको, आपका हक है, जमहूरी हक है, लेकिन आप उनको स्कैंडलाइज करके
एक्सपर्शन कास्ट करना, फैमिली मेम्बर्स तक पहुंच जाना, ये वाली ट्रीटमेंट, इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। अगर किसी ने पीटीआई से भी किया है उसको भी मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा, आई डोंट ओन इट। अच्छा, दूसरी बात ये है, देखें अब हमें जो एक वो बदियाल साहब वो देयर हीरो, जब वो फैसला कासिम सूरी की रूलिंग सेट असाइड हुई थी, जितनी तारीफ़ें इन्होंने की थी, आप क्लिप्स निकाल लें, लेकिन जब बंदियाल साहब ने इनके कुछ खिलाफ फैसले दिए तो वही बंदियाल साहब बुरे हो गए। अब दे आर एक्सपेक्टिंग, मुझे वो कहते हैं ना, वो जो अक्टूबर में या सितंबर में वो ब्लैक फ्राइडे सेल आती है, कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स आ रही हैं, मुझे लग रहा है दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो इस तरह की कोई ऑफर्स आने लग गई हैं कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी। एक बंदा छुड़ाओ, दो जी छोड़ दो। बिल्कुल। तो वो देखिए, कानून जो है ना, ये अभी राना आसिफ के केस में सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर चुकी है, सरदार तारिक मसूद साहब का फैसला है कि अगर कोई बंदा कन्विक्टेड है ना, ही हैज़ टू फर्स्ट सरेंडर, गेट अरेस्टेड, देन उसकी कोई अपील या कोई बेल कुछ भी होगी वो सुनी जाएगी। कानूनी पोजीशन ये है। नाउ इफ़ ही गेट्स सम स्पेशल ट्रीटमेंट दैट विल बी आउट ऑफ ऑर्डिनरी एंड अनप्रेसिडेंटेड, जो मेरे ख्याल से कादी फ़ाइसा साहब का जिस तरह का एक है कि लॉ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आई डोंट थिंक सो इट्स कमिंग। मेरे ख्याल से ये ख्वाहिशात ही हैं, वो गालिब का शेर होगा ना, हज़ारों ख्वाहिशों वाली, वही वाली चीज़ अप्लाई होगी। आई डोंट सी कि इस तरह कुछ होगा, या तो वो जैसे पहुंचे उनके घर को सब जेल डिक्लेयर करके उधर भेज दें, कोई मोहसिन नकवी साहब स्पेशल ट्रीटमेंट दे। बट मेरी नज़र में लॉ ये कहता है, मियाँ साहब की ज़ात को छोड़ दें, कोई बंदा भी कन्विक्टेड है, ही हैज़ टू गो टू जेल। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, ऑब्वियसली जिस तरह अभी अबूजर भी कह रहे थे कि उनको लॉ को फेस करना पड़ेगा, और उनका मसला ये है कि वो किसी मुकदमे में मतलूब उस तरह नहीं है, वो ऑलरेडी सजा याफ्ता हैं और वो जेल से गए हुए थे। तो यहाँ पे एक ऐसा शख्स जो मतलूब हो, जिसका मुकदमा चल रहा हो, और एक जो सजा याफ्ता शख्स जो जेल से गया हो, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्या उनको भी राहदारी, जमानत वगैरह इस तरह कुछ मिल सकती है? प्रोटेक्टिव बेल वो ले सकते हैं? प्रोटेक्टिव बेल तो खैर डिस्क्रिप्शन है जज साहबान की, वो ले सकते हैं। और पहले तो कभी किसी को नहीं मिली, लेकिन पहले कभी कोई सजा याफ्ता शख्स जो है किसी स्टाम्प पे बाहर भी नहीं गए, इतना बीमार भी कोई वो नहीं हुआ। हाँ, इतने प्लेटलेट्स का भी मसला शायद किसी को नहीं हुआ। होते तो हैं लोग, वाकई में इतने कम लोग हॉस्पिटल में जो है वो होते रहते हैं, और जेल में हॉस्पिटल हैं और सबकी वहीं पे ट्रीटमेंट होती है। इस मुल्क में अतर साहब बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जो है ना दांतों में उंगली दबाने पे मजबूर करती हैं। जिस शख्स के ऊपर फ़र्द जुर्म लगनी थी, उस दिन उसने हलफ उठाया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने का। ये भी इस मुल्क ने देखा है। इस मुल्क ने ऐसी चीज़ें देखी हैं जिस पे आप जो है हैरान रह जाए। इस मुल्क ने ये भी देखा है रिसेंटली, बिल्कुल आयशा सही कह रही हैं कि जब सना सही कह रही हैं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि उसको भी फ्लाउट किया जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज और पार्लियामेंट इस्तेमाल हुई आइन शिकनी में इस जो वक्त कि जिनका काम था, ये हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए खड़ी रही। पीपल्स पार्टी की एक जदोजहद की तारीख है। नवाज लीग की तो जमहूरी तारीख इतनी रोशन नहीं है, ना वो है, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक था, ANP का एक जो था जदोजहद थी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जब की जदोजहद अपने हकूक़ के लिए रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार वो सब जो एक पर्दा था वो क्लैप्स कर गया और हर चीज़ सामने आ गई कि यहाँ पे जो असूलों की सियासत है वो नहीं होती। नवाज शरीफ साहब आते हैं तो मुझे होना तो कानूनी तौर पे नहीं हो सकता, लेकिन मुझे अगर वो आएंगे तो वो बिल्कुल वो जुलूस भी निकालेंगे, वो जलसा भी करेंगे, उनके ऊपर तकरीरें भी होंगी, वो सारा काम करेगा। मीडिया दीवानावार उनको जो है वो करेगा कि रेटिंग्स गिरी हुई हैं। अब कोई बंदा तो खबर ज़्यादा में मियां साहब अगर स्क्रीन पे नजर आएंगे तो चैनल्स की रेटिंग ऊपर चली वो सिर्फ चैनल्स की रेटिंग तो जाएगी, लेकिन मियां साहब को जो सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त होगा वो PDM की 16 महीने की जो कारकर्दगी है, जिसमें उनकी जो जमात है पेश रही, भाई वज़ीर आज़म रहे, वो फेस करनी होगी। जो इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ है, जिसने आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया और उसके ऊपर ज़िंदगी मुश्किल कर दी है, उसका दिफा वो कैसे कर सकते हैं। जैसे बिलावल भुट्टो साहब आजकल जो है वो उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी आप शामिल भी रहे और उसके बाद वो क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं और उन सारी नाकामियों का मलबा जो है किसी और पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिक्स खैर इसी चीज़ का नाम है। वो डार साहब तो कह रहे हैं अगर मेरी पॉलिसीज चलती रहती तो निगरान हुकूमत में भी तो मामला नहीं, वो तो निगरान हुकूमत ही खुद चलाना चाह रहे थे। वो तो कह रहे थे ना कि उनकी पॉलिसियों के तसलसल के लिए उनको ले आया जाए, तो ताकि जो है वो फ़र्क ना लगे, मतलब वो रंग भी ना फीका पड़े, तो एक ही चीज़ चलती रहे। तो डार साहब की ख्वाहिशात पाकिस्तान को डार साहब की
मरीम नवाज शरीफ की और सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ साहब की ज़ाती फैमिली को इम्पोज करके लोगों के ऊपर उनकी विल्स के ख़िलाफ़ वो जो ख्वाहिशात हैं पाकिस्तान को लेके मरी हैं। एक तरफ भाई वज़ीर आज़म, दूसरी तरफ समदी जो है वो वज़ीर ख़जाना, तीसरी दफ़ा आप खुद, अब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के मुतमनी, बेटी को आप वज़ीर आला बनाने के मुतमनी, भतीजों को आप जो है किसी और जगह लगाने के मुतमनी है। तो कि पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान की यूथ बहुत चेंज हो गई है। यूथ बल्ज की जो माइंड शिफ्ट है उसको अभी तक मैं समझता हूँ कि पुरानी पार्टियों में से कोई रीड नहीं कर सका। ये क्रेडिट बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है कि यूथ की जो सोच है उसको उन्होंने फॉलो, उनको कैश भी किया और उसके ऊपर वो डिपेंडेंट भी अपना बैंक भी बनाने में कामयाब रह गए। ठीक। अच्छा सना साहब, जहाँ पे हम जुडिशरी पे तनकीद करते हैं कि बहुत सारे मामलात पे जुडिशरी ने वो किरदार अदा नहीं किया, उस तरीके से अपने फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई जिस तरीके से करवानी चाहिए थी, लेकिन इसमें जो सियासी जमातों का किरदार है, हमने पार्लियामेंट के अंदर देखा कि आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं, करारदादें पेश की जा रही हैं, और फिर जो यहाँ पे लोग जमहूरियत की बात करते हैं, आज़ादी राय की बात करते हैं, आज ही हम देख रहे हैं कि जी लतीफ़ खोसा साहब को पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नोटिस दे दिया, और उसमें लिखा हुआ क्या है कि क्योंकि आप जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील थे तो आप कैसे ये वकील बन सकते हैं, और उसके साथ साथ पार्टी की इजाज़त के बगैर। और एक और नुकता उसके अंदर ये है कि आपने वकला कन्वेंशन में फलाने मामले के ऊपर तनकीद की, तो एक किसी को रिप्रेजेंट करने पे और आज़ादी राय के ऊपर शो कॉज नोटिस, तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो जमहूरी रवायात हैं इनमें आपको थोड़ी सी गिरावट नजर नहीं आती? देखिए, मेरा ख्याल है कि मुझे तो हर इदारे और हर इदारे के किरदार में गिरावट नजर आती है। हम अगर इदारों के एहतसाब की बात करें तो सिर्फ सियासतदानों को ही ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट माजी में गलत फैसले ना करती, गलत इकदाम ना करती, तो आज इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इतना हेट्रेट मौजूद ना होता। अदालत अगर अपने फैसलों पर खड़ी होती, इंसाफ फराहम करती और सबको यकसा फराहम करती, लोगों का सियासी कत्ल ना किया जाता, लोगों का अदालती कत्ल ना किया जाता, तो शायद हम अदालतों की भी उतनी ही इज्जत करते। लेकिन मसला यह है कि हमारे यहाँ कोई भी इदारा, कोई भी सियासी शख्सियत, कोई भी हुकूमत मेरा ख्याल है कि किसी ना किसी किस्म के दबाव में मौजूद है। शायद 70s में एक ही इलेक्शन ऐसा था जिसको हम कह सकते हैं कि आजादाना हुआ था, और अभी भी मैं आपसे कहूंगी कि जो अगला इलेक्शन होने जा रहा है, चाहे वो इस साल हो या अगले साल हो, वो आजादाना बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में जब भी आजादाना इलेक्शन होंगे उस वक्त आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइजेस की सियासत की जाती है। अभी हवाला दिया हम आपके एक मौजूद गेस्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टांस का, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये जो नजरियाती पार्टी है जो हमेशा ये कहती है कि हम बड़े लिबरल हैं, हमारे यहाँ आजादी इजहार मौजूद है पार्टी के अंदर भी, और प्रॉपर डेमोक्रेसी के फॉलोअर हैं, तो ये डेमोक्रेसी कहां थी एतजाज एहसन साहब के साथ और लतीफ खोसा साहब के साथ जो भी इन्होंने सलूक किया। लेकिन अगर पिछले चंद हफ्तों में हम देखें तो जब इनको ये पता चला कि इनका स्पेस अगले गवर्नमेंट के सेटअप में नहीं बन रहा, यही वो लोग थे जो कि चंद माह पहले तक बिलावल साहब को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, लेकिन जब इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं हो पा रही है और उसमें नून लीग फिट हो रही है, तो इनका निशाना जो है वो नून लीग बन गई है। ये इदारों के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, नून लीग के ऊपर भी कर रहे हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, सिर्फ एक ही जमात को मिल रही है। तो ये सब कुछ बोलने का मसला अभी क्यों दरपेश हुआ? 16 माह तक आपने हुकूमत एंजॉय की और उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत तो ऐसी थी, ये हुकूमत वैसी थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक हमारी सियासी जमातें मसलहत पसंदी का शिकार रहेंगी, जब तक दबाव का शिकार रहेंगी, तब तक हम सियासत नहीं कर सकते। यही वजह है कि दो मुल्क भारत और पाकिस्तान साथ बने, लेकिन आज भारत में जमहूरियत कहां खड़ी है, अदलिया कहां खड़ी है, और आज पाकिस्तान में ये दोनों चीजें कहां खड़ी हैं। ठीक है, अगले इलेक्शन की आपने बात की, अब अगले इलेक्शन की तारीख कौन दे? बहस तो इसके ऊपर हो रही है। सदर मुमलिकत ने एक तजवीज़ दी, कुछ लोगों ने सदर मुमलिकत की तारीफ की, कुछ ने उनके ऊपर तनकीद की। और जहाँ तक लतीफ़ खोसा साहब का मामला है, ये जमातों को खुद भी सोचना चाहिए। एक जो प्रोफेशनल वकील होता है वो किसी का भी वकील हो सकता है। लतीफ़ खोसा साहब तो अयान अली के वकील भी थे, उस वक्त तो कोई शो कॉज नोटिस नहीं आया। अब वो अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील हैं तो उसके ऊपर शो कॉज नोटिस आ गया। तो ये सारी चीज़ें सोचने की। पर एनीवे, इलेक्शन की तारीख के ऊपर बात करेंगे। सलमान साहब, अब इलेक्शंस की तारीख कौन देगा? पहली बात तो ये कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर हों। 2 सूबों के अंदर हमने देखा इलेक्शंस नहीं हुए। अब तारीख का मुतालबा किया जा रहा था कि जी तारीख दी जाए, तारीख दी जाए। सदर मुमलिकत भी नहीं दे रहे थे, फिर उन्होंने एक तजवीज़ दी। तो ये मामला आपको किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, अब इलेक्शन की तारीख कौन देगा और किसको देनी चाहिए थी, ये दो डिफरेंट, आप इनको बाइफरकेट कर दें। देनी तो सदर पाकिस्तान को देनी चाहिए थी, उनकी आइनी ज़िम्मेदारी थी, और इस पे बिल्कुल मैं क्लियर हूँ। इनफैक्ट अगर आप पिछले 3-4 हफ्ते के सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितनी भी लीडरशिप है, ख़ासकर उनके जो वकला हैं, उनके इंटरव्यूज़ देख लें,
एवरीवन वाज ऑन द सेम पेज कि तारीख जो है वो प्रेसिडेंट नहीं देनी है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो कहते हैं अपने सर से वो बंदूक जो है उतार ली और आगे भेज दी। अब ईसीपी के और इंटरिम गवर्नमेंट के उसमें कोर्ट में बॉल फेंक इलेक्शन दी। लगता है ऐसे कि कुछ लोगों की छेड़ बन गई है, जो इलेक्शन का जिक्र आए तो वो आग बगोला हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये आपको पता है अमेरिका में एक टर्म भी है, इलेक्शन आपको फोबिया होता है, वहाँ पे उनकी पॉलिटिक्स में यूज़ होती है। आप इलेक्शन वर्ड यूज़ ये करें वैसे कुछ लोगों को- मेडिकल में भी मेरे ख्याल में कोई टर्म हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल, होगा हाँ, यकीनन। बिल्कुल। खैर ऑन सीरियस नोट, सदर साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। उन्होंने दरमियान का रास्ता भी नहीं लिया। इनफैक्ट बॉल जो है वो उनकी कोर्ट में फेंक दी, ईसीपी और इंटरिम गवर्नमेंट के, बल्कि बॉल क्या फेंक दी कि उनको ही सारी पावर्स अपनी डेलीगेट कर दी जो वो आईनी तौर पे नहीं कर सकते थे। पावर जिसके ऊपर कन्फर्ड होती है, जिस अथॉरिटी के पास, वही एक्सरसाइज करते हैं। अपनी पावर आप आगे डेलीगेट नहीं कर सकते अनलेस आइन ने आपको इजाज़त दी है डेलीगेट करने की। तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी जो आइनी जिम्मेदारी परफॉर्म नहीं की। अब इट्स अप टू द ईसीपी एंड इंटरिम गवर्नमेंट, वो जितना इसको खींचना चाहें वो खींच सकते हैं। वो इसको 160 नहीं, दिन भी कर वैसे तो- सकते हैं अनलेस एंड अनटिल द सुप्रीम कोर्ट intervenes and काजी फायद ईसा साहब ensures कि the command of the constitution is upheld। मुझे नजर होते इलेक्शन अच्छा, इस इलेक्शन के मामले के ऊपर ना जो लोग इलेक्शंस करवाने आए हुए हैं, अनवारुल्लाह काकड़ साहब की हुकूमत, वो तमाम मामलात पे बात करते हैं। हर मामले पे आप उनसे पूछ लें जनूबी कोरिया में क्या हो रहा है, सारे वजीर उधर से लेके इधर तक लाइन बनाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इलेक्शन पे बात नहीं करते। सर ये जो मसला है इलेक्शंस का, अब इसके ऊपर कहा जा रहा है कि जी सदर ममलिकत डेट नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन डेट देगा, पर इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहे हैं हमने पहले हल्का बंदियां करनी है। तो ये मामला इतना ही सादा है। पर दूसरी जो चीज़ जो हमें आम बंदे को जो कंफ्यूज करती है कि लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान का जो आइन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इतना, जिसे उसको किसी भी शक्ल में आप मोड़ लें। ये सलमान साहब अपनी तशरीह करते हैं, आप अपनी तशरीह करते हैं, कौम बीच में परेशान हो जाती है कि ये डेट आखिर देनी किसने है। नहीं आतर, इसमें ये मामला इतना सादा नहीं है जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो सदर साहब की जो आइनी जिम्मेदारियों की बात की जा रही है। इस पे आपको ज़रा सूरत हाल को बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं उसको रखिए सामने। पहली बात यह है कि सदर पाकिस्तान का इख्तियार आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 में, अगर वज़ीर आज़म के मशवरे पर असम्बली डिज़ोल्व होती है तो नेशनल असम्बली के इलेक्शन देने उनको इख्तियार नहीं है। कि उनको कमांड है कि 90 दिनों में वो इलेक्शन की तारीख देंगे। ये आइन उनके पे जिम्मेदारी आयद करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात ध्यान में रखिए कि इस वक्त उनकी चारों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं उनकी भी असम्बलियाँ नहीं मौजूद हैं, और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार जो है वो आर्टिकल 52 अब जो अमेंड हो गया है उसमें इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ किया गया है। ठीक, उसके साथ साथ ये एक अब चीज़, अगर आपने एक दिन में इलेक्शन करवाने हैं तो फिर तो आपको इलेक्शन कमीशन के बगैर तो शायद बात करना मुश्किल हो जाएगी। उसके साथ साथ आप ये देखिए जो हल्का बंदियों वाली आपने बात की, अब जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आप हल्का बंदियों पे जाके खुद वोट देंगे, मुराद अली शाह साहब ने भी वोट दिया, 2 निगरान वज़राइला की वोट उन्होंने वोट दिया वहाँ पे, और उनका वोट देना चैलेंज है, अभी वो उसकी सूरत हाल क्या होगी। लेकिन जब तमाम पाकिस्तान के जो इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव हैं या बैठे हुए हैं, अगर वो एक राय के ऊपर जो है मुतफिक होते हैं तो आप सदर पाकिस्तान से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सबको बुलडोज करेंगे। मेरा ख्याल में सदर पाकिस्तान का जो एक्शन है वो मौजूदा सूरत हाल में एक बेहतर जो अंदाज है। वजीर कानून ने उनको कुछ मशवरा भी दिया, मुलाकात वगैरह भी, तो सदर साहब को एडवाइस फिर उसको ऑब्वियसली हिट देखिए करना एक पड़ता है, प्रेसिडेंट जो देखना है वो पड़ती है। वफाकी वजीर से लॉ मिनिस्टर से या लॉ मिनिस्ट्री से अगर एडवाइस लेते हैं तो वो एडवाइस को वो साहिब समझते हैं और तो वो उनके ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं। सदर पाकिस्तान की रियासत का एक सरबराह है। हम अफराद पे फंस जाते हैं, असल में तो ऑफिसेज हैं। ये जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है पार्लियामेंट का भी हिस्सा है। तो इन सारे मामलों को अब जैसे हल्का बंदियों की मैंने आपसे अर्ज किया, तो हल्का बंदियों की जो आपने सीसी में जब एक दफ़ा करके उसका नोटिफाई कर दिया तो हल्का बंदियाँ तो आइन के मुताबिक हो सकती हैं और होनी चाहिए। ठीक है। अब उसमें ये एक बात बिल्कुल ज़रूर है कि उसमें कबाहत क्या है कि अगर इलेक्शन करवाने हों या हल्का बंदियाँ करानी हो तो प्रेफरेंस किसको देनी है। तो अतर फिर प्रेफरेंस इलेक्शन को होगी। उसकी वजह यह है कि अगर मुल्क मौजूद, एक तो 5 अगस्त 2022 को ये हल्का बंदियों की एक्सरसाइज परमानेंट हल्का बंदियों की हो चुकी है, नोटिफिकेशन हो गया था 2017-18 की जो सेंसस की बुनियाद के ऊपर। एक तो अभी उसमें कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आएगा। नंबर 2 बात यह है कि अगर आप चेंज आ भी जाए तो आप प्रोविंसेस को, आर्टिकल 51(5) कहता है कि प्रोविंसेस को आप एलोकेट करेंगे सीट, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ आईनी तरमीम चाहिए, वो आप कर नहीं सकते। लिहाजा ये एक्सरसाइज जो है एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी अगर हल्का बंदियाँ दोबारा की भी जाएँ और उनमें से
ये जो टाइम जो है गेन किया जा रहा है, और लेकिन मुझे लगता है कि ये टाइम गेन करने के लिए अगर आप बिल्कुल कहें कि एब्सर्ड किस्म की इलीगल रीज़न है तो वो शायद मुश्किल आर्गुमेंट होगा। अच्छा सना साहिबा, ये जो इलेक्शन के ऊपर एक तरह से तनाज़ा सामने आ रहा है कि तारीख कौन देगा, क्या ये आईनी मसला है कि या इसमें कहीं ना कहीं हमें सियासत प्ले होती हुई नजर आ रही है? कुछ जमातों की ख्वाहिश है कि इलेक्शंस हों और कुछ जमातें चाहती हैं कि इलेक्शंस ना हों। क्या आपको इसमें सियासत नजर आ रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देखा जाए तो जितनी भी जमातें हैं उन सबकी ख्वाहिश तो है कि इलेक्शन हो, लेकिन उनके दिल में खौफ जरूर मौजूद है कि पीटीआई के हवाले से एक्सपेक्टेशन और वोटर्स का रिस्पांस क्या होगा। वो जो साइलेंट वोटर है जो कि इस वक्त मंजर से गायब है और पीटीआई चेयरमैन के जेलों में होने की वजह से और कैद में होने की वजह से इस वक्त कहीं आपको नजर नहीं आ रहा, जिसको बंद कर दिया गया है, तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? वो चीज जो है वो प्रिडिक्ट करने से कासिर है इस वक्त बाकी तमाम सियासी जमातें। लेकिन अगर वो ये डिबेट में हम पढ़ें कि जी आया कुछ जमातें चाहती हैं, पीपल्स पार्टी बड़ी इसकी ख्वाहिश रखती है, तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को खुद भी सोचना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जनूबी पंजाब में उन्होंने ठीक ठाक काम किया लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, बार बार वहां गए, बैठे, लोगों से मिले, लेकिन उस तरीके से लोग उनके पास नहीं आ सके। फिर उसके बाद सिंध से बाहर निकल के देखें तो पीपल्स पार्टी कहीं भी स्टैंड नहीं करती है, केपी और पंजाब से तकरीबन मनकूद हो चुकी है। लेकिन अगर हम नून लीग को देखें तो नून लीग के जो मेजर बड़े शहर थे वहां भी नून लीग को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो इस वक्त जो वोटर है आपका वो बहुत से चैलेंजेस की वजह से, जिसने इकोनॉमिक चैलेंजेस सरे फहरिस्त हैं, इस वक्त उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा जिस तरह इलेक्शन के माहौल में वोटर्स करते हैं। यही वजह है कि जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खुलकर अभी तक इंतखाबी मोड में नहीं जा सकी हैं। आप उठाकर देख लें कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जलसा कर रही हैं, जुलूस कर रही हैं, कोई रैलियां निकाल रही हैं। ये तो जो आखिरी साल होता है वो पूरा आपका इलेक्शन कैंपेन का साल होता है। अगर 6 माह भी इलेक्शन में प्रैक्टिकली है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अदर देन जेयूआईफे, जिसको हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई ब्लास्ट इफेक्ट करता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन मोड में आप देख रहे हैं। फिर दूसरी बड़ी चीज, तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने पीडीएम के तवज्जुह से हुकूमत तो बना ली, लेकिन अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई इंतखाबी बयानिया नहीं है। वो जो 16 माह इन्होंने काम किया वो क्या परफॉर्मेंस लेके लोगों के पास जाएंगे कि हम टेक्निकली कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सके, ना हम आईएमएफ के एग्रीमेंट को फौरन करवा सके और ना ही हम उस जो 9 से 10 माह का वक्फा था उससे पहले हम वो चीज एग्जीक्यूट ही नहीं कर सके। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत जल्द इलेक्शन नहीं चाहती, लेकिन इनको ये भी पता है कि अगर ये इलेक्शन डिले हुआ तो फिर ये इलेक्शन बहुत जल्द नहीं हो सकेगा, फिर इनको एक लंबा वक्त इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन के लिए। तो इन एनी केस उनको इस पुलिस सरात से गुजरना जरूर पड़ेगा, चाहे वो ख्वाहिश रखते हो या ना रखते हो। ठीक है। अबूजर सलमान नियाजी साहब, फैसल चौधरी साहब, सना साहिबा, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कोई भी सियासी जमात इस वक्त लगता है ऐसे है कि वो इलेक्शंस नहीं चाहते, और इसमें खुसूसन वो जमातें जो 16 माह तक इस मुल्क पे इक़्तिदार में रहे, इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे। लेकिन सोचने की ज़रूरत यह है कि आपने 2 सूबों के अंदर इंतखाबात को रोका, अब आप वफाक में इंतखाबात को रोक रहे हैं। बहुत सारे लोग जो उस वक्त सूबों में इलेक्शन की मुखालफत करते थे अब वो खड़े होकर मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरन इंतखाबात की डेट दी जाए। हम उस वक्त भी ये कहते थे कि आज आप सूबों में रोक रहे हैं, कल कोई और आके वफाक में रोकेगा। अगर हम इस डगर पे चल पड़े तो ये रास्ता जो है फिर बड़ी तारीक राहों पे जाता है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि आज हम मुल्क को कहाँ पे लेके आ गए हैं। बहुत सारे अक्लमंद लोग इस मुल्क में फ़ैसले करते रहें, लेकिन थोड़ा सा शऊर आवाम के अंदर भी है। अवामी शऊर पे इन्हिसार करें, कलेक्टिव विजडम पे इन्हिसार करें, उन्हें वोट का मौका दें और देखें कि अवाम क्या फ़ैसला करती है। और हमें पूरी उम्मीद है कि अवाम इस मुल्क के लिए बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। अगले हफ्ते आपसे दोबारा इसी टाइम पर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।